आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। ये नेशनल इमरजेंसी नहीं तो क्या है, इन अल्फाज पर नाजरीन गौर कीजिए। एक बार फिर दोहरा देती हूं, ये नेशनल इमरजेंसी नहीं तो क्या है। ये अल्फाज और सवाल हैं मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का मरकज से। दरअसल कोरोना से निपटने की मौजूदा सूरत हाल पर अदालत ने आज मरकजी हुकूमत से नेशनल प्लान दरियाफ्त किया और मरकज की सरजनिश यानी फटकार लगाते हुए कहा कि हम यानी अदालत ऐसे वक्त में चुप बैठी नहीं रह सकती, लिहाजा आप मुझे कोरोना के कहर से निपटने के लिए प्लान बताइए। अदालत ने मरकजी हुकूमत को 5 हिदायतें जारी की हैं, जिसमें अदालत ने सरकार से पूछा है कि मरकज के पास कितनी ऑक्सीजन है, रियासतों को इसकी जरूरत कितनी है, रियासतों को ऑक्सीजन अलॉटमेंट की बुनियाद आखिर क्या है, कोविड बेड्स बढ़ाए जाएं और ये बताया जाए कि दवाओं की किल्लत को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं। साथ ही अदालत ने सबसे अहम मसला जो कि गुज़िश्ता दिनों मरकज और रियासती हुकूमतों के दरमियान तकरार की अहम वजह बना रहा, यानी वैक्सीन की अलग अलग कीमत का तयन, जिस पर कोर्ट ने कहा कि अलग अलग कीमतों के पीछे आखिर वजह क्या है। साथ ही सरकार बुध तक ये बताए कि 18+ की वैक्सीनेशन को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मामले आखिर क्या हैं, जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने अदालत में कहा कि सरकार हाई लेवल पर इस मसले पर काम कर रही है। परेशानियां दूर करने के लिए पीएम खुद नजर बनाए हुए हैं और हम हालात को संजीदगी से संभाल रहे हैं। अगली समाअत 30 अप्रैल को होगी। ऑक्सीजन की कमी के चलते हालात बद से बदतर हो रहे हैं। इसके बावजूद कई सरकारें ऑक्सीजन की कमी की बात कह रही हैं, तो कई सरकारों ने कहा है कि कमी नहीं है। कई जगह से मौत के आंकड़े छुपाए जाने की खबरें मौसूल होती रही हैं। आज इसी मौजू पर जानेंगे कई सवालों के जवाब प्रोग्राम दो रुख में। सबसे पहले 2 खास मेहमानों का प्रोग्राम दो रुख में से तारुफ करा दें। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब जो कि तर्जुमान हैं कांग्रेस के, आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे दरमियान मौजूद रहने के लिए। साथ ही साथ एक और ख़ास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है, रमन मलिक साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और हमेशा आंकड़ों की बात करते हैं। लिहाजा आज जैसा कि हम जानते हैं नाज़रीन की कई मरतबा कई मंचों से अपोजिशन पार्टियां हों, उनकी तरफ से कहा यह गया कि आखिर सरकार कोरोना से निपटने के लिए किस हद तक काम कर रही है वो उजागर किया जाए। इस हवाले से सरकार से मांगे की गई हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ वो हम सबके सामने है। मैंने इंट्रो में तमाम तफसीलात फराहम की है। रमन मलिक साहब, सवाल ये उठता है कि चार जानिब से ये बातें बार बार कही जा रही थी और ये दरियाफ्त किया जा रहा था कि नेशनल प्लान और आखिर तरीक़ेकार क्या है सरकार का कोविड से निपटने के लिए, और आज हमने देखा यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट जो कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि तरीक़ेकार आखिर क्या है और ये नेशनल इमरजेंसी नहीं तो क्या है। इससे ज़्यादा फटकार अगर केंद्र सरकार की देखी जाए तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती। यानी ये कहा जा सकता है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो तरीका अपना रही है मरकज केंद्र कोरोना से निपटने के लिए, उससे मुतमईन नहीं है। देखिए, थोड़ा सा हमको चीज़ों को एक प्रोस्पेक्टिव में रखना पड़ेगा, एक रास्ते पे दुरुस्त करके रखना पड़ेगा। फटकार लगाना और ये करना और वो करना एक अलग विषय है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन 2 विषय रखते हुए अपनी बात को प्रारंभ करूँगा। एक तो जो कुछ साल पहले 4 ब्रदर जजेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मैं उसका आपको रेफरेंस देता हूँ, जहाँ ये बोला जाता है कि डिसेंट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, कि विरोध के बिना डेमोक्रेसी नहीं है, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन अधूरी बात करी थी उन चारों ने, और इसलिए अधूरी बात करी थी कि बिना डिसेंट के अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो लोकतंत्र या लोकशाही बिना इसके भी नहीं हो सकती कि एक मुतमईन एक मेजॉरिटी का व्यू क्या है। और वो मेजॉरिटी का व्यू इलेक्शन से आता है, एंड लेजिस्लेचर जो है वो किसी भी टाइम पे, ये कांग्रेस ने भी दिखाया सुप्रीम कोर्ट को कि लेजिस्लेचर कैसे सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम हो जाता है। लेकिन बात आनी चाहिए आज के विषय के ऊपर, और उसमें जगह जगह बहुत सारे विषय उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल नेशनल पॉलिसी पूछनी चाहिए, कोर्ट में विषय आया, कोर्ट का ये काम है, कोर्ट का काम है कि वो पूछे और सरकार का काम है कि वो बताए। जिस तरीके से कोर्ट का काम है कि जनता की
दर्द तकलीफ के समय वो उजागर होके सुओ मोटो केस लगाता है, वैसे ही जैसे कि उनको 5 स्टार होटल में उनके रहने की उनकी व्यवस्था करी जाए। ये जो सारी चीजें हैं, ये एक विषय है जिसको बात करी जा सकती है, लेकिन जहां तक आंकड़े फैलाते हैं, चाहे वो हवाई जहाज हो एयरफोर्स का, चाहे वो इंडियन एयरलाइंस का हो, चाहे वो जहाज हो, चाहे वो रेलगाड़ी हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो पुलिस हो, कौन सी व्यवस्था इस समय कार्यरत नहीं है, इसका मेरे को बताया जाए। एक दूसरी चीज, आज सबसे बड़ी जिम्मेवारी कोर्ट ये कहती है कि इम्यूनाइजेशन है। कुछ समय पहले तक कोर्ट को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ लोग इस देश में प्रचार फैला रहे थे कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। ये नहीं, देखिए रमन मलिक साहब, आपने कहा कि कौन सी सुविधाएं इस वक्त नहीं चल रही है उसका हमें बताया जाए। आप सरकार में, आप दूसरों से पूछ रहे हैं, ठीक है, अपोजिशन पार्टियों से आप पूछ रहे हैं, लेकिन जो कोर्ट के हवाले से मैंने आपसे सवाल किया, आप उससे बचते नजर आए, आखिर क्यों? मैं कोई बच नहीं रहा, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ कि कौन सी फैसिलिटी कोर्ट को नहीं दिख रही, मेरे को तो नहीं समझ में आता। क्या एयरफोर्स इतने कड़े अल्फाज, क्या आपको नहीं लगता कि मरकज को केंद्र के ताल्लुक से अदा करना यही अपनी अहमियत का हामिल है, और ये बता रहा है कि कोर्ट कहीं ना कहीं मरकज की जानिब से उठाए गए कदम से मुतमईन नहीं है? आपके माध्यम से मैं सिर्फ एक चीज पूरे देश से, जो आपकी चैनल देख रहे हैं, उससे पूछ रहा हूँ कि हिंदुस्तान की वायुसेना, एयरफोर्स जो है वो काम में लगी हुई है, चाहे वो हिंदुस्तान में है या हिंदुस्तान से बाहर सामान उठाने की बात है। चाहे वो रेलगाड़ी की बात करें तो ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से काम चल रहा है, चाहे वो रोड के ऊपर अगर हम बात करें तो रोड के ऊपर विभिन्न जगहों की पुलिस कई बार ग्रीन कॉरिडोर बनाती है, आवागमन हो रहा है, चीजें बन रही हैं, अस्पतालों में मौतें भी हो रही है। रमन मलिक साहब, आप इससे शुरुआत करते तो अच्छा रहता। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, आपके पास मैं आऊंगी। रमन मलिक साहब ने तो सीधे तौर पर इसका जवाब नहीं दिया कि आखिर जो रिमार्क्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके नजदीक इसके माने क्या हैं। कांग्रेस पार्टी से हमारा ये सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, उसके जो आज रिमार्क्स अदा किए गए हैं, उससे कांग्रेस पार्टी क्या समझती है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट को जो भी अच्छा लग रहा है और जो भी देख रही है परिस्थितियां देश में जिस तरह से बदतर होती जा रही है, लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। अब यहाँ सरकार का सिर्फ सवाल नहीं है, कांग्रेस और भाजपा का भी सवाल नहीं है। लेकिन दुख के साथ अभी भी कुछ लोग राजनीति करने में लगे हुए हैं। मेरा वर्सेस तुम्हारा का अब लड़ाई नहीं रह गया है, और हर व्यक्ति के जिंदगी का सवाल है। चाहे भाजपा का कोई साथी मर जाए, चाहे कांग्रेस का कोई साथी मर जाए, चाहे आम नागरिक कोई मर जाए, सब देश के नागरिक हैं और अभी परिस्थितियां वैसी बन गई हैं। इसके लिए दोस्त कसूरवार कौन है, ये पूरा देश देख रहा है कि जो सरकार में होता है निश्चित तौर पे उससे लोगों की आशाएं होती है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। स्टेट की भी मैं बात करूंगा और केंद्र की भी बात करूंगा। दिल्ली की जो हालात हैं, दिल्ली के हालात को सभी लोग जान रहे हैं, और दिल्ली में चूंकि संवैधानिक संस्थाओं के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग भी हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी आता है। कोर्ट ने जिस तरह से बात चुनाव आयोग को लेकर के कही, सरकार को लेकर के कही, स्थानीय प्रशासन को लेकर के कही, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जो सच्चाई है उसी को कोर्ट व्यक्त कर रहा है। मेरा मानना है कि अब इन सब चीजों से, इन विवादों से ऊपर उठ करके अभी भी तू मैं की राजनीति बंद करके लोगों की जिंदगी बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। और उसके लिए जो भी सरकारी व्यवस्थाएं हैं, वो हमारे जैसे, आपके जैसे सभी लोग इसमें लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं मदद करने का। सरकार को हम लोग भी मदद कर रहे हैं। अब वो दिन दूर हो गया जब जिसमें हम प्रश्न पूछते थे कि सरकार की कमियां थी। कमियां तो थी, कमियां नहीं होती तो आज ये दूसरा लहर नहीं आता। कमियां तो थी, जिस तरह से हजारों रैलियां हुई, कमियां तो थी, जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी से लोग की जिंदगी जा रही है, ऑक्सीजन का सही समय पर व्यवस्था नहीं हो पाया, जबकि हम लार्जेस्ट कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर हैं ऑक्सीजन के। आज विश्व हमारी तरफ देख रहा है और विश्व के लोग चाहते हैं कि हम सुरक्षित और सेफ होकर के इस महामारी से निकलें। इसके लिए हम सबको भी आपस की लड़ाई को बंद करके, कोर्ट ने यदि कोई इंस्ट्रक्शन दिया है तो उसको सहर्ष स्वीकारना ही पड़ेगा। सरकार की गलती तो हुई है, चाहे राज्य सरकारों की हो, केंद्र की हो, सबकी हो। मैं रमन मलिक को नहीं दोषी ठहराता, अजय उपाध्याय को और सना जी को नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जिम्मेवार इस समाज के और हम सब लोग हैं। आज इतनी दूसरी लहर आई, इस लहर के लिए कौन जिम्मेवार होगा? और इतने लोगों की जिंदगी जा रही है, इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा?
अभी भी मौका है, वक्त है, राजनीति से ऊपर उठकर हमको इसको सोचना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने इस मौके पर ये कहा कि सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब भी डिबेट में दो पार्टियों से मुंसलिक लोगों को हम मधु करते हैं तो उस सियासत होने लगती है, और इसके लिए आपकी सताइश भी हम डॉक्टर अजय उपाध्याय करते हैं, सराहना जिसको हिंदी में कहते हैं। रमन मलिक साहब, एक अच्छी बात यहाँ पर डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब ने कही कि अब वो वक्त खत्म हो गया है कि हम सियासत करें या इल्जाम लगाएं कि जिम्मेदारी किसकी है। हम साथ मिलकर आ रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं ताकि सरकार हमसे बातचीत करे। आज कोर्ट ने भी यही बात कही कि किस आधार पर रियासतों को ऑक्सीजन की जरूरत है वो हमें बताए, मरकजी सरकार यानी केंद्र सरकार, साथ ही ये बताया जाए कि उनके पास अभी ऑक्सीजन कितना है। तो ये तमाम चीजें कोर्ट भी पूछ रहा है। तो अब क्या नहीं लगता कि केंद्र सरकार जैसे ही कोशिशें कर रही है उसको मजीद कोशिशों में सूरत लानी चाहिए? देखिए, जिस तरीके से कोशिश केंद्र सरकार कर रही है, मैं राजनीति में ना जाऊं इसके लिए मैं अपने आप को थोड़ा सा बात करूंगा बोलने में, लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि आज बैठ के ज्ञान, एक अंग्रेजी की कहावत है, इन हाइंडसाइट एवरीबॉडी इज आइंस्टाइन। समय गुजरने के बाद आइंस्टाइन, जो कि एक बड़े वैज्ञानिक थे, बड़े खोजकार थे, उनकी तरह सब बन जाते हैं। लेकिन खैर, अभी समय नहीं है ये सोचने का और बताने का कि कहां कहां से बेवकूफियां हुई हैं, और मैं लफ्ज बड़े सोच के बोल रहा हूं, बेवकूफियां हुई हैं कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने, कौन कौन सी जगह की एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने आप को खुश करने के लिए, अपनी वसूलियां लगाने के लिए इन्होंने बहुत चीजें छोड़ दी और अपने आप अपनी जेबों को देखते रहे। वो समय आएगा तो जरूर बात करेंगे, लेकिन आज जो बात करनी चाहिए वो ये है कि क्या ये उचित है कि आप अपनी मनमर्जी से ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दें, अपनी मनमर्जी से ऑक्सीजन की सप्लाई चला दें। राजस्थान में इस प्रकार से हुआ कि कहीं से रोक दी, कहीं के प्रदेश के रोक दी जाते हुए टैंकर, या जिस प्रकार से अभी दिल्ली में एक चिट्ठी सामने आई है कि 45 अस्पतालों की जो ऑक्सीजन थी उसको रोक के 17 में लिमिटेड कर दिया। वो क्यों कर दिया? तो इस प्रकार के जो फैसले होते हैं वो कहीं ना कहीं इस महामारी के समय पे चीजों को खराब करने में बहुत सहायक होते हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ा विषय है वो ये है कि इस कर्व को, जो ये बढ़ रहा है, इसको तोड़ें कैसे, इसको खत्म कैसे करें। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस प्रकार से 2014 में हमने जब सजेशन करी थी कि इस वर्चुअल रैली कर दो, तो सबको आपत्ति थी, चलिए एक बारी को वो भी छोड़ देते हैं। लेकिन आज के समय क्या करना है? आज के समय सबसे पहला ये है कि आप ये ना करें कि आप ये भाषण दें कि ये वैक्सीन अच्छी है और ये बुरी है। वैक्सीन सारी टेस्ट होके सब बनी है, उनको लगवाएं और प्रोत्साहन करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाते जाएं। आप देखेंगे कि कहीं जो भ्रम फैलाया हुआ है कि मर जाता है आदमी, आदमी को बीमार हो जाता है आदमी की, या महिला की तबीयत खराब हो जाती है या कुछ और हो जाता है, इस तरीके के भ्रम फैलाए हुए हैं। ये भ्रम को तोड़ना पड़ेगा और सभी सामाजिक लोगों को, चाहे वो मैं कौन फैलाए हुए? आप तो तमाम अपोजिशन पार्टियां ये कह रही हैं, रमन मलिक साहब, कि आप वैक्सीन लगवाएं, आगे आए। बहुत अभी भी जो जिनको कहना चाहिए, जो करना चाहिए, उसमें कमी है। अब हम ये बोलें कि सब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा एक और बहुत बड़ी चीज है कि आज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एक जो दुष्प्रचार है या एक डराने के जो एक नियत रहती है, या ये बार बार भयावह चित्र दिखा के, लेकिन रमन मलिक साहब, मौजूदा हालात ये नहीं है। मौजूदा हालात अब इससे बाहर निकल चुके हैं। अब डराने वाली बात कहीं सामने नहीं आ रही। अब सिर्फ और सिर्फ खबरें ये आ रही हैं कि चिताएं जल रही, कब्रिस्तान में लाशें लगी हुई हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसको लेकर आप क्यों बात नहीं कर रहे? कुछ सुनिए, ये एक और विषय आप छेड़ रही हैं। मेरे को मैं वही बात कर रही हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने आपसे मांगा है, जवाब मांगा है, जिसका जवाब आपको 30 अप्रैल को देना है। दे देंगे जवाब, बिल्कुल देंगे, और बिल्कुल ठोक के जवाब देंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं देंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर पूछना चाहूंगा कि तस्वीरें आपको शमशान की तो दिखती हैं अखबार में भी, टेलीविजन में भी, लेकिन कब्रिस्तान की कभी तस्वीरें नहीं दिखती। कर दिया ना आपने शमशान और कब्रिस्तान।
व्यूअर्स भी ये देख रहे होंगे रमन मलिक साहब कि मैंने शमशान के साथ कब्रिस्तान का के लफ्ज का इस्तेमाल किया या नहीं किया। बिल्कुल आपने करा, दोनों कब्रिस्तान का भी नाम आपने लिया, आपने शमशान का भी लिया, और उसी के बाद मैंने ये बोला फिर इसको एम्फसाइज करने की जरूरत क्या है, वहां तक लोग ना पहुंचे, इस पर जोर देना चाहिए सरकार को। सर क्या मजाक है। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब आपके पास मैं आऊंगी, जमीनी सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स है। राजस्थान वाली बात जो कह रहे थे रमन मलिक साहब कुछ देर पहले, ये खबर हम तक मौसूल हुई थी और हमने दिखाया भी था कि आखिर राजस्थान सरकार क्यों ऑक्सीजन के कंटेनर्स को रोक रही है, जब आप कह रहे हैं कि हम तो मिलजुल कर काम करना चाहते हैं, लेकिन जमीनी सूरत हाल बिल्कुल अलग। तो ये सियासत नहीं तो क्या है? राजस्थान और हरियाणा के सरकार के बीच में विवाद थोड़ी हुई थी जरूर, लेकिन उसको फिर सॉर्ट आउट भी कर लिया कंफ्यूजन के कारण। इसकी चीजें भी बाद में स्पष्ट होकर के आ गई, पहली बात। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ सरकार हमारी है, छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी दिल्ली को 45 टन ऑक्सीजन अभी कल ही भेजा है, वहां से रायगढ़ से आई है। ऐसे अन्य राज्यों में भी आ रही है। मैं नहीं कहता कि ये कांग्रेस की सरकार है इसलिए आ रही है। उड़ीसा ने लगभग 519 टन जो है ऑक्सीजन भेजा, उसने कभी आवाज नहीं उठाई कि हमने क्यों भेजा। जहां पूर्वी राज्यों में जहां से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, जहां स्टोरेज का सिस्टम है, जहां प्लांट है, वहीं से आएगी ऑक्सीजन, तो निश्चित तौर पे ऑक्सीजन आ रही है। मैं नहीं कहता कि इसमें कोई राज्य सरकार कहीं भी आज इस दौर में किसी भी पार्टी की राज्य सरकारें हों, वो कहीं भी कोई ऐसी बात करेगी और विवाद करेगी। जो करेगा वो अपनी बहुत ही नीचता का स्तर दिखाएगा, और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा करना चाहता है। जहां तक बात राजनीति की है, और रमन जी ने बहुत सारी बातें की है, मैं उनकी बातों पे नहीं जाऊंगा। उनकी मानसिकता और उनकी जो परिस्थितियां हैं वो खुद संभालें। मैं अभी भी उनको ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और उनके पार्टी को सद्बुद्धि दे। अब देश में लोगों की जानों पर आ गई है, जाके पैर न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। सना जी, मैं 13 दिन फीवर में रह करके अभी आपसे बात कर रहा हूं। मुझे खुद जब टेबी फ्लू की जरूरत पड़ी तो ब्लैक मार्केट से मुझे खरीदना पड़ा। तो अब स्थिति ऐसी आ गई है, 1200 के टैबलेट 8800 में मिल रहे हैं मार्केट में। ये जा करके पता करना चाहिए। निश्चित तौर पे जब सरकार आपकी है, दिल्ली में सरकार केजरीवाल साहब की है, दिल्ली में सरकार केंद्र सरकार के पुलिस है, इन सारी बेसिक चीजों पर, दवाओं पर कम से कम टैक्स कम होना चाहिए, दवाओं का ब्लैक मार्केटिंग नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन, ये सब तो बेसिक चीज है। ऑक्सीजन की कमी जो हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, उसको मेंटेन होना चाहिए। एम्बुलेंस का आपने हाल देखा कैसे 12 किलोमीटर 12,000 रुपये एम्बुलेंस वाले मांग रहे हैं, इसका कोई मॉनिटरिंग नहीं है। एनसीआर और दिल्ली पूरा तबाह हो गया। जब दिल्ली जैसे जगह पर जहां पूरे देश की शासन प्रशासन व्यवस्था यहाँ पे है, तो सुदूर गांवों का क्या हाल होगा पूरा देश देख रहा है। रिपोर्ट आई है कि किस तरह से कोरोना के केसेस को कैसे दबाने के प्रयास हो रहे हैं। ये पूरी मीडिया के लोग, आप जैसे सोशल मीडिया के भी लोग, सारे लोग दिखा रहे हैं। रोज की श्मशानों में जगह नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि इसमें अब कोई सरकार के बस में है, लेकिन सरकार का जो पुनीत दायित्व तो बनता है लोगों की जिंदगी की सुरक्षा करना, उसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए। हठधर्मी अभी भी सरकार बनी हुई है, अभी भी वो छुपाने का काम कर रही है, रादर की लोगों को बचाने का काम होना चाहिए। मैं सिर्फ इस बात से दुखी हूं कि कोई भी सरकार लोग चुनता है तो बुरे वक्त में उसको मदद मिलनी चाहिए, इसके लिए चुना जाता है। इसलिए नहीं चुना जाता कि जब अच्छे वक्त हो तो आप अपना पीठ थपथपाएं और बुरे वक्त हो तो लोगों को की जान माल की सुरक्षा न। रमन मलिक साहब, आखिर एक अपोजिशन पार्टी कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि सरकार ज्यादा ध्यान छुपाने पर खबरों को लगी हुई है, ना कि लोगों को सहायता और मदद पहुंचाने में? देखिए, उपाध्याय जी ने अभी एक बुद्धि सद्बुद्धि की बात करी। मैं सिर्फ इतना बोल के अपना वक्तव्य आगे देता हूं, जो आपका प्रश्न है कि बुद्धि और सद्बुद्धि और कुबुद्धि की बात उसको करनी चाहिए जिसने कोई ऐसा रखा हो जिसके पास बुद्धि नाम की चीज हो। लेकिन बहरहाल मैं इतना जरूर बोलता हूं कि सरकारें जितनी भी हैं, 2-3 एलिमेंट सरकारों में होते हैं, और जो इस समय मुख्यतः 2 एलिमेंट हैं सरकार के, एक अस्थाई और एक स्थाई। लेजिस्लेचर हमेशा अस्थाई होता है, वो 5 साल बाद जाके दोबारा चुन के आता है, और स्थाई सरकार एग्जीक्यूटिव होता है जो अपनी पूरे सर्विस अवधि में काम करता है। लेजिस्लेचर का पोजीशन इस समय बड़ा क्लियर है कि चाहे वो
कोई भी सरकार हो वो ये नहीं चाहेगी, वो कभी भी ये नहीं चाहेगी लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट कि कहीं भी वो ऐसे दिखें या ऐसे काम करें जिससे कि जनता को पीड़ा हो। दूसरी चीज, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, उसको बिल्कुल सरकारें तो कभी नहीं चाहती, लेजिस्लेचर तो कभी नहीं चाहता रमन मलिक साहब, ये तो बुनियादी बात है, लेकिन उसके बावजूद कालाबाजारी, जमाखोरी हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, इस पर भी कदम नहीं लगा पा रही सरकार। ये तो रियासतों का सब्जेक्ट है, तो रियासतें इस पे क्यों नहीं कारआमद साबित हो रही? मैं आपसे वही बात करने जा रहा हूं, आप प्लीज उसको समझिए। जो मैंने बोला था बड़ी बात करने जा रहा हूं वो यही थी, एक काउंटर मैकेनिज्म तैयार करना है। इस समय मैं आपको जैसे हरियाणा का बता सकता हूं कि हमने लोग लगाए हुए हैं कि जो इस तरीके की खबर आती है कि फला जगह से ब्लैक में इतने की मिलती है, वहां पे लोग, हमारे जो सरकार ने ये दायित्व दिया है एग्जीक्यूटिव को कि वहां जाके पूछो, रिकॉर्ड करो, पकड़ो, और उस पर धरपकड़ बहुत बेहतरीन चल रही है और बहुत सारा सामान वापस आ रहा है कि दुकानें खोल के, जहां हमको पता लगता है कि कहीं दुकान में बंद करके छुपा के कहीं से गोडाउन में रखे हुए सिलेंडर, वो तोड़वा के मजिस्ट्रेट को ले जाके तोड़वा के हम सिलेंडर उस डीएम के पास या उस डीसी के पास जमा करा रहे हैं। हमने यहां तक हिदायत दे दी है कि पकड़ो, जमा करो उनको, या जो लोग होर्डिंग कर रहे हैं उनको पकड़ना है तो खुला हाथ है, पकड़िए। ये इस तरीके की मंशा जो है जब तक सरकारों में नहीं आएगी, अभी कुछ दिन पहले कुछ एमएलए का एक पूरा ये आया वितरण दिल्ली से कि वो ब्लैक मार्केटिंग करा रहा था। तो सब ऐसे विषयों में आपको बहुत क्लियरली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि जो लेजिस्लेटर सीरियस है, जो पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल आउटफिट, पॉलिटिकल पर्सनालिटी सीरियस है, वो पब्लिक के लिए हमेशा जिएगा। गौतम गंभीर एक बहुत अच्छी मिसाल है। आप अभी अच्छे होके आए अजय भाई, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि किसी को भी ना हो, लेकिन मैं भी हूं, मैंने अपने टीके भी समय पे लगाए, आपके नेता ने नहीं लगाए, मैंने अपने समय पे टीके लगाए, मैं पब्लिक के बीच में भी गया और पिछले पूरे कोविड के समय में मैं पब्लिक के बीच में हूं। भगवान की ऐसी दया रही और अपना बुद्धि मैंने ये चलाई कि मैं अपने जो कोविड नियम दिए गए हैं, प्रोटोकॉल दिए गए हैं, मास्क पहनना, हाथ सैनिटाइज करना, दूरी बनाना, अपने आंखों और इंद्रियों को हाथ ना लगाना, ये सारे नियम मैं फॉलो करता रहा। एकदम आप ठीक कर रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर इसलिए उनको हो गया, आपके भाजपा के बहुत सारे नेताओं को हुआ है, इसका मतलब वो बेचारे बुद्धि नहीं लगाया और प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। जब आप होगे तो आप हजारों लोग देश में जो आज हो रहे हैं, जो इस संक्रमण फैल गया है, इसके लिए वो लोग जो है कहीं ना कहीं गलत है, इसलिए अच्छी बात है कि आपने ध्यान दिया है। लेकिन ये जो करोड़ों लोग आज इस दौड़ में है रमन भाई, आप भी समझते हैं, अब ये दौड़ जो है बहुत आगे बढ़ गया है। अब इसमें जो है जब तक हम लोग ईमानदारी से सभी लोग मिलकर प्रयास नहीं करेंगे, एक दूसरे की मानवता के नाते मदद, ये राजनीति का स्कोर बंद करके, तब तक कुछ नहीं होगा। 3 महीने भाई, हाँ, 2-3 महीने सबको ख्याल रखने की जरूरत है। फरवरी, सर आप मेरे को सिर्फ इतना सा मेरी बात सुनिए, दिसंबर एंड जनवरी और फरवरी, क्या भारत, एक पूरा समाज भारत ने, क्या हमने अपनी जिम्मेवारी पूरी तरीके से निभाई? क्या हमने सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करा? क्या किससे पूछ रहे हैं? ये तो बहुत शुरुआती बात है रमन मलिक साहब, ये तो बहुत शुरुआती बातें हैं जो हर प्लेटफॉर्म से की जाती रही, लेकिन आवाम इसको फॉलो नहीं की। उनकी भी लापरवाही है, सरकारों की भी लापरवाही है। सरकारों की लापरवाही इसलिए कहा जा रहा है कि सरकारों ने तैयारी नहीं की, क्योंकि कहा जा रहा था कि जो सेकेंड वेव आएगी वो सुनामी की तरह होगी। एक सवाल और आखिर में करना चाहूंगी रमन मलिक साहब, जिस पर तबसरा आज कोर्ट ने किया। कोर्ट ने दरअसल कीमत के हवाले से किया। भाजपा ये कहती रही कि 1 नेशन और 1 रूल, लेकिन कीमतें अलग अलग हैं वैक्सीन को लेकर। कैसे अलग अलग है बताइए? क्यों कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कीमतें राज्य सरकारों को किस दाम में दी जा रही है और मरकजी केंद्र सरकार को किस दाम में दी जा रही है? मुझसे बेहतर तो आप जानते होंगे। केंद्र सरकार ने, और प्राइवेट अस्पतालों को किस दाम में दी जा रही है? हाँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये एक फैक्ट है, बिजनेस प्रिंसिपल है कि बल्क परचेजर और इनिशियल इन्वेस्टर को हर कोई प्रेफरेंस देता है। ठीक है, कीमत की बात पर आपका भी कमेंट चाहूंगी।
अजय वक्त की बहुत कमी है। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, आपको ये कहना था कि आगे इस पर फैसला लिया जाएगा रमन मलिक साहब, आपने ये नहीं कहा। अजय उपाध्याय, सरकार जो है, सरकार, मैं लूंगी आपसे जवाब, एक सेकंड। अभी इन्होंने कहा बिजनेस रूल बताने लगे। अरे महामारी में कोई बिजनेस रूल नहीं चलता है। मैं वही कह रही हूँ कि मुझे ये चाहिए था जवाब, आपको तो जवाब ये देना था। बांग्लादेश में 299 में, अमेरिका में 299 में, और वो हमारे लोगों को 600 में मिल रहा है। रमन मलिक साहब, सीधे तौर पर मेरा सवाल ये था कि वन नेशन जिसकी आप बात करते हैं, वन रूल, वो कहाँ फॉलो हो रहा है? आप बिजनेस करवाने के लिए क्या बात करते हैं? आखिर में आप ऐसे इल्जाम लगाते हुए जा रहे हैं। मेरा सवाल ये था, क्या केंद्र सरकार इस पर, जैसा कि कोर्ट ने कहा, मैं कोर्ट की बातों को कोट कर रही हूँ सर, रमन मलिक साहब अदालत की बातों को कोट कर रही हूँ कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, वो वजह बताइए आप। मैं बता रहा हूँ, जब तो आप बीच में रोक रही हो। मैंने कहा कि वक्त की कमी है, सीधे तौर पर कुछ चंद अल्फाज के जरिए आप इस बात को क्लियर करिए। क्या अगर शांति से सुनना आता है तो मैडम मैं जवाब दे रहा हूँ, उसको सुनिए। सबसे पहली बात ये बताइए मेरे को, अजय भाई एक मिनट, अजय भाई एक मिनट, अजय भाई कौन सा बिजनेस है जरा बता दीजिए। एक मिनट, 101 करोड़ रुपए का, ज्ञान चक्षु लाख करोड़ रुपए का कौन सा बिजनेस आप कर रहे हैं? अरे आप लोगों के जानों पर, वैक्सीन पर भी बिजनेस कीजिएगा। अब देख रही होगा कि जब अगली समाप्त होगी तो मरकजी हुकूमत की तरफ से इस कीमत के हवाले से क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाता है, ये देखना लाजमी होगा। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम में, क्योंकि वक्त की बहुत किल्लत है। रमन मलिक साहब, आपसे जवाब भी लेना था, बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोग्राम दो रुख में फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।